नमस्कार साथियों। आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अधिगम अक्षमताएं आदतें इससे संबंधित महत्वपूर्ण यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि शिक्षा से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है और यहाँ से लगभग कोई भी परीक्षा हो, उन परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न, चाहे वह सीधे सिंगल प्रश्न के माध्यम से या कि जोड़ी बनाओ के माध्यम से कोई न कोई प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, एडोलेसेंस का संबंध किससे जुड़ा है? आप सबको मालूम है, एडोलेसेंस कोहलर, जीन पियाजे, स्टैनले हॉल, जेबी वाटसन। आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दिया हुआ है उत्तर नंबर 3। स्टैनले हॉल ने एडोलेसेंस के संबंध में बताया एडोलेसेंस क्या होता है और एडोलेसेंस व्यक्ति के जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों, चाहे वह जो शिक्षा से संबंधित, चाहे वह पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो या कि कोई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की परीक्षाएं हो, चाहे वह केंद्रीय विद्यालय की हो या नवोदय विद्यालय की हो। डिसलेक्सिया से कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। तो डिसलेक्सिया है शारीरिक अक्षमता, पठन विकार, सीखने की अक्षमता, गणितीय अक्षमता। उत्तर हो जाएगा आपका पठन विकार। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित जो समस्या होती है, आपने फिल्म में देखा होगा तारे जमी पर, वो एक बच्चा होता है, उसको उल्टा दिखाई देता है। इस डिसलेक्सिया से संबंधित समस्या में भी उसी तरह के उल्टी दिखाई देते हैं, इसलिए यह पठन विकार से संबंधित एक प्रमुख समस्याएं हैं, अधिगम अक्षमताएं हैं, शिक्षण अधिगम की अक्षमताएं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। डिसग्राफिया किससे संबंधित है? हमने लगभग सभी तरह की शिक्षण अधिगम अक्षमताओं को यहाँ पर समेटने का प्रयास किया है। तो डिसग्राफिया देख लीजिए, शारीरिक अक्षमता, पठन विकार, सीखने की अक्षमता, गणितीय अक्षमता। डिसग्राफिया है शारीरिक अक्षमता, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उसके लिए शिक्षण अधिगम अक्षमताओं हैं, उनमें से नाम है डिसग्राफिया। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। अफेजिया। अफेजिया को कहा जाता है साथियों भाषाघात भी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिए। अफेजिया या भाषाघात कौन सा विकार है? शारीरिक अक्षमता है, पठन विकार है, सीखने की अक्षमता है, गणितीय अक्षमता है। आपका उत्तर हो जाएगा थर्ड वन, सीखने की अक्षमता है अफेजिया या भाषाघात। भाषा संबंधी विकृति जो सीखने से संबंधित है उस पर आधारित है अफेजिया। चलते हैं पांचवें नंबर की ओर। डिस्कैल्कुलिया कौन सा शारीरिक विकार है? डिस्कैल्कुलिया देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये सारे विकारों से संबंधित लगभग प्रश्न पूछ दिया जाता है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से एडोलेसेंस क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, अफेजिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है। तो ये आपको ध्यान से याद करके अभ्यास करके जाना होता है। तो डिस्कैल्कुलिया का संबंध होता है साथियों गणितीय अक्षमता, जो गणित से संबंधित
अधिगम अक्षमताएं हैं उससे संबंधित समस्या को कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। छठे नंबर पे देखते हैं, तर्क न कर पाना, चिंतन और स्मरण शक्ति कमजोर होने की समस्या को क्या कहा जाता है। देखिए, जब बच्चा तर्क नहीं कर पाता, उसकी चिंतन क्षमता कम होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उसकी समस्या को क्या कहा जाता है। डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया, डिमेंशिया, प्रोजेरिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वन, डिमेंशिया कहा जाता है, जिसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाता, ठीक से चिंतन नहीं कर पाता, या कि जिसकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। तो ये है डिमेंशिया। चलते हैं 7वें नंबर की ओर। गति कौशल संबंधी विकृति है। गति कौशल संबंधी विकृति, देखिए साथियों कहाँ पर आपको मिल रहा है इसका उत्तर। डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया, डिमेंशिया, प्रोजेरिया। उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर, डिस्पेजिया। गति कौशल संबंधी विकृति को कहा जाता है डिस्पेजिया। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। आजकल तो देखे हो, कम आयु में ही बच्चों के बाल पक जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, तो इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कम आयु में भी वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं बच्चों में, उसको शिक्षण की भाषा में, अधिगम शिक्षण की भाषा में क्या कहा जाता है, प्रोजेरिया कहा जाता है। याद रख लीजिए, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या है, डिस्पेजिया हमने पिछले में अभी बताया गति कौशल संबंधी विकृति है, डिमेंशिया के बारे में भी आप लोगों को बताया, यह तर्क न कर पाने या जिसकी चिंतन शक्ति या स्मरण शक्ति कमजोर होती है उसके बारे में है, और कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना, इसको कहा जाता है प्रोजेरिया। चलते हैं 9वें नंबर की ओर। गंभीर तनाव की समस्या का संबंध है। जब देखे होंगे, गंभीर तनाव दिखाई देने लग जाता है जब किसी चीज के समझ नहीं पाने के कारण, या ठीक से सुन नहीं पाता, या ध्यान नहीं दे पाता, तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। उस तनावग्रस्त की समस्या को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डिस्थीमिया। गंभीर तनाव की समस्या का संबंध है डिस्थीमिया से। 10वें नंबर की ओर चलते हैं। अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा और ताकतवर समझने को कहा जाता है डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिमेंशिया, प्रोजेरिया। जब बच्चा यंग एज में रहता है, युवावस्था में, तो उस समय देखे होंगे व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत सुंदर समझने लगता है, सजने संवरने लगता है, ताकतवर समझने लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साथियों डिस्मोर्फिया। 11वें नंबर में देखते हैं क्या है, भोजन ग्रहण करने की समस्या से संबंधित है। कौन सी है। जो बच्चे होते हैं देखे होंगे, कुछ लोग बहुत नीट एंड क्लीन खाते हैं, कुछ लोग अगल बगल गिरा करके खाते हैं, कुछ थाली में ही इधर उधर फैला करके खाते हैं। तो ये भोजन ग्रहण करने की समस्या से संबंधित बालकों की समस्या को नाम दिया गया है, थर्ड वन है क्वेश्चन, बुलिमिया कहा जाता है, जो कि भोजन ग्रहण करने की समस्या से संबंधित अक्षमताएं हैं। 12वें नंबर में देखते हैं, परिवार शिक्षा का एक साधन है। ये बहुत ही सरल और सीधा साधा प्रश्न है। औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, सामाजिक साधन, दूरस्थ शिक्षा का साधन। परिवार अनौपचारिक साधन है और परिवार को
शिक्षा का प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और उस प्रथम पाठशाला की प्रथम शिक्षिका किसको कहा जाता है साथियों? आप कमेंट करके बता सकते। माँ को कहा जाता है। माँ ही वह होती हैं जो उस परिवार की, उस बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती हैं और उसी के द्वारा सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, मदर टंग कहा जाता है। तो परिवार शिक्षा का एक साधन है, अनौपचारिक साधन के अंतर्गत माना जाता है। 13वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, सामान्य रूप से संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? अब देखोगे ये विज्ञान से संबंधित थोड़ा प्रश्न है। सामान्य रूप से संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं पूछा जा रहा है साथियों। सामान्य रूप से गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, लेकिन हम जोड़े में जोड़ दिए तो यहाँ पर आप उत्तर देख लीजिए। 46 का हाफ कितना हो जाएगा? थर्ड वन में दिया गया है 23 जोड़े। 23 इंटू 2 कर देने से 46 हो जाएगा। सिंगल में 46 46 और जोड़े में 23 23। ये गुणसूत्रों की संख्या होती है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोसोम्स। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। एक सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XY, YY, XX, XYX। उत्तर हो जाएगा थर्ड वन XX। एक सामान्य पुरुष में तो XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक महिला में सामान्य रूप से गुणसूत्र क्या होते हैं? XX होते हैं। 15वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, एक बच्चा कितने महीने में व्यक्तियों के चेहरों को पहचानने लगता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सबके घर में, आसपास में, पड़ोस में, परिवार में बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। बताइए क्या हो सकता है? यहाँ पर उत्तर दे दिया गया है ऑलरेडी। 4 महीने में एक बच्चा 4 महीने की अवस्था में ही वह फेस को, चेहरों को पहचानने लगता है और उसके मस्तिष्क में सबसे पहला फेस, चेहरा किसका होता है? वह माँ का ही होता है। चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बचपनावस्था के किस वर्ष में बच्चा अनुकरण करने लगता है? बचपनावस्था के किस वर्ष में बच्चा अनुकरण करने लगता है? 6 माह में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष? उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 1 वर्ष में। 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तब वह अनुकरण करना यानी देख कर सीखना, नकल करना जिसको कहा जाता है, देख करके उसी तरह के हाव भाव व्यवहार करने लग जाता है और उसी के अनुरूप वह व्यवहार करता है। वह समय होता है 1 वर्ष का। 17वें नंबर प्रश्न में देखते हैं साथियों, इनमें से कौन समाजीकरण का एक प्रमुख आधार है? बच्चे के विकास में समाजीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन वह समाजीकरण कहाँ होता है? आनुवंशिकता के आधार पर, परिवार के आधार पर, खेलकूद के आधार पर, राजनीतिक दल के आधार पर? उत्तर हो जाएगा परिवार के आधार पर, अर्थात परिवार में ही बच्चे का समाजीकरण होता है और उसी के अनुसार बच्चे का संस्करण होता है, बच्चे का संस्कार होता है, परवरिश होता है और अपने परिवार से ही वह सीख करके पास पड़ोस में, खेलकूद के मैदान में, स्कूल में, समाज में जाता है। 18वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं साथियों, यहाँ से आपको देखना, हमने जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण बच्चों के विकास के संबंध में वो 4 अवस्थाएं बताए हैं साथियों। उन 4 अवस्थाओं में से कोई ना कोई प्रश्न
अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर चारों ऑप्शन, उसकी 4 अवस्थाएं हैं साथियों, जहाँ से पूछ दिया जाता है। कोई भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रिकता, नकल करने की प्रवृत्ति बालक के किस अवस्था से संबंधित है। इसमें पहला संवेदी प्रेरक अवस्था या पेशी अवस्था कहा जाता है, जो कि 0 से जन्म से 2 वर्ष तक का समय होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है। और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक कहा जाता है। ये चारों साथियों जीन पियाजे के अनुसार बालक की सीखने की अवस्थाएं हैं, जिसको नाम दे दिया गया है संवेदी प्रेरक या पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और उसके प्रत्येक की आयु वर्ष भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। जन्म से या 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 15 लिख दिया जाता है, या 11 से अधिक भी लिख दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ से संबंधित कोई ना कोई आपको प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, इसलिए हमने 18 से 25 तक के सारे प्रश्न इन्हीं से संबंधित है। तो देखते हैं, अहम केंद्रिकता, नकल करने की प्रवृत्ति बालक के इस अवस्था से संबंधित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। 19वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व शाब्दिक प्रयत्न मूल व्यवहार का आरंभ बालक के किस अवस्था से संबंधित है। देखिए, पूर्व शाब्दिक प्रयत्न मूल व्यवहार का आरंभ किस अवस्था में शुरू होता है। यह होता है, उत्तर देख लिए 1 नंबर, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। उस अवस्था में बच्चा प्रयत्न करता है, मूल व्यवहार का आरंभ होता है। चलते हैं 20वें नंबर में, जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिकता, रूपांतरण, अति काल्पनिकता बालक के किस अवस्था से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा साथियों 3 नंबर, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी आयु है 7 से 11 वर्ष, जिसमें अहम केंद्रिकता, रूपांतरण, परिवर्तन, अति काल्पनिकता यानी सोचने अत्यधिक, वह कल्पना करने लगता है, अपने कल्पना शक्ति को वह अधिक दौड़ाता है। उस अवस्था को कहा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर, जीन पियाजे के अनुसार निष्कर्ष निकालना, आदर्शात्मक चिंतन, तार्किकता बालक के किस अवस्था से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी आयु है 11 वर्ष से अधिक या 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार निष्कर्ष निकालना, आदर्शात्मक चिंतन, तार्किकता, ये बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित बातें हैं, जो कि 11 और उससे अधिक वर्ष के बालक में पाया जाता है, जो 11 से 15 वर्ष से के बालक के आयु में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। चलते हैं 22वें प्रश्न में, देखते हैं क्या है। जीन पियाजे के अनुसार अंतः प्रज्ञात्मक विचार, परिक्रमणात्मक विचार बालक की किस अवस्था से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। अंतः प्रज्ञात्मक विचार, परिक्रमणात्मक विचार, ये 2 से 7 वर्ष के बालक, और जिसको जीन पियाजे ने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है, उस
वर्ष के बालक में इस तरह के विचार देखने को मिलता है। 23 नंबर में देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार आगमनात्मक विचार बालक की किस अवस्था से संबंधित है। आगमनात्मक विचार नंबर हो जाएगा उत्तर 3, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आगमनात्मक विचार बालक के मन में आने लगता है। चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन के लिए, जीन पियाजे के अनुसार निगमनात्मक विचार, हमने पिछले में देखा आगमनात्मक विचार 7 से 11 वर्ष, अब ये निगमनात्मक विचार बालक की किस अवस्था से संबंधित है, तो वह है चौथे नंबर ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष या उससे अधिक होता है या 11 वर्ष या 15 वर्ष के बीच में होता है। उसमें निगमनात्मक विचार बालक के मन में आता है। तो ये ध्यान रख लीजिए, आगमनात्मक विचार ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, निगमनात्मक विचार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या 11 से 15 वर्ष के बीच। चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर, किसने निकट विकास क्षेत्र ZPD अर्थात ZPG का फुल फॉर्म देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अक्सर पूछ दिया जाता है साथियों। और किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोट्स्की या पावलोव ने। हमारा उत्तर हो जाएगा वाइगोट्स्की। इन्होंने ही ZPD सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ZPG क्या है यहाँ पर देख लीजिए, उसका विस्तारित रूप भी देख लीजिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत कहा जाता है। इसने दिया, वाइगोट्स्की ने दिया है। और आज का 26वां अंतिम प्रश्न है, अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, आपको मालूम भी होगा, सरल भी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किस प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का सिद्धांत है? संज्ञानात्मक सिद्धांत उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, पावलोव। उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने, जिसका प्रसिद्ध सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सिद्धांत किसी भी रूप में पूछ दिया जाता है तो उस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, जो कि पेडागोजी से संबंधित प्रश्न में बहुत ही मायने रखता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये 26 प्रश्न जो शिक्षण, अधिगम, अक्षमताएं, आदतों से संबंधित है, इसको हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे आपको परीक्षाओं में सहायता मिल सकती है और इससे पढ़ कर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है साथियों। हमने शिक्षा संबंधी अधिगम अक्षमताओं के बारे में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा किया। फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।